दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में श्री अनुराग ठाकुर बजट के पक्ष में बोलते बोलते यह भी बोल गए, जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना करा रहे हैं। इतना सुनते ही राहुल गांधी सन्न हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई आदमी उनकी जाति के बारे में बात करेगा, वो भी भरे सदन में। वो काफ़ी दुखी होकर बोले, स्पीकर सर, इन्होंने मेरा इंसल्ट किया। लेकिन फिर तुरंत अनुराग ठाकुर द्वारा उठाए गए चैप्टर को ओवरलुक करते हुए राहुल गांधी सीधा अपने विषय पर आ गए कि मेरा वादा है, आप लोग देखिएगा कि एक दिन इसी संसद में जातिगत जनगणना का बिल पास किया जाएगा। किंतु सवाल ये है कि खुले मंच से राहुल गांधी पत्रकारों का नाम पूछते हैं, उन लोगों की जाति पूछते हैं तथा यह भी पूछते हैं कि उनके मालिक की जाति क्या है। लेकिन जब उनसे जाति पूछा जाता है तो वो चुप क्यों हो जाते हैं? आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है? और इस विषय पर अभी सारा देश अनजान है तथा अंधेरे में है। किंतु इतिहास का एक सवाल और भी है जो राहुल गांधी का चुपके चुपके पीछा कर रहा है, और वो सवाल ये है कि वर्ष 1959 में जवाहरलाल नेहरू, वर्ष 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्ष 1976 में श्री राजीव गांधी तथा वर्ष 2005 में स्वयं राहुल गांधी काबुल स्थित बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने क्यों गए थे? सवाल यह भी उठता है कि बाबर से नेहरू राजवंश का आखिर नाता क्या है? संभव है इन सवालों का जवाब इतिहास में हमें मिले, किंतु जवाहरलाल नेहरू का इतिहास कम से कम सूचना क्रांति के बाद बहुत जटिल हो गया, क्योंकि कई सारे ब्लॉग तथा कई किताबों के अंश वेब पर प्रकाशित किए गए, बहुत सारी किताबों के रेफरेंस दिया गया, और ये सभी दस्तावेज या सभी कागजात या सभी कथाएं, कहानियाँ एक समानांतर इतिहास बनाती हैं। इसलिए नेहरू जी के इतिहास को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह इतिहास जो इतिहास में लिखा हुआ है, जिसे इतिहास बताता है। दूसरा समानांतर इतिहास, जो कि वेब पर उपलब्ध जानकारी तथा कुछ किताबें जो प्रकाशित दी हुई हैं उनके संदर्भ के हवाले से बताता है। लेकिन इस कहानी में मोड़ आती है तब जब आपका अखबार के संपादक श्री प्रदीप सिंह जी अपने एक शो में कहते हैं कि उस समय के इतिहासकार कांग्रेस पार्टी के पे रोल पर थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनसे वह इतिहास लिखवाया जो इतिहास उन्हें सूट करता था। कदाचित नेहरू जी का इतिहास एक किताब पर आधारित होकर लिखा गया है, जिसका नाम नेहरू जी की आत्मकथा है और जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा है। अर्थात कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने
अपना इतिहास स्वयं लिखा है। अपनी आत्मकथा में नेहरू जी ने लिखा है कि मेरे दादाजी कश्मीर के कौल परिवार से आए हुए कश्मीरी पंडित थे तथा दिल्ली में कोतवाल थे, जिनकी बहाली 1857 के गदर से थोड़ा पहले हुई थी। यह समानांतर इतिहास आगे कहता है कि उनके दादाजी दिल्ली में नहर के किनारे रहते थे, इसलिए लोगों ने उनका नाम सरनेम नेहरू रख दिया। किंतु सवाल उठता है यहाँ कि किसकी मजाल है कि वह शहर कोतवाल की टाइटल बदल दें, तथा यह भी सवाल उठता है कि कोई भी आदमी अपना नाम या टाइटल नहीं बदलता, बल्कि उस आदमी की पहचान उस टाइटल से भी होती है। इस विषय पर नहीं, क्षमा कीजिए, इसके अलावा यह कहानी, यह समानांतर इतिहास आगे कहता है कि जवाहरलाल नेहरू केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि उनका ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि वो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी देखरेख में इस देश का बचपन गुजरा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी 3 मूर्ति भवन को एक स्मारक के रूप में बनाकर एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। तो प्रथम सवाल उठता है कि तो प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म स्थल तथा उनके बचपन में इस्तेमाल की गई हुई वस्तुओं तथा अन्य सामग्री का भी एक स्मृति के रूप में टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इस बात से कन्फ्यूज़न नहीं होना होगा कि आनंद भवन नेहरू जी का जन्म स्थान है, वो नहीं है। किंतु नेहरू जी का ऑफिशियल इतिहास इस सवाल का जवाब नहीं देता कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान क्या है। समानांतर इतिहास यह कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का नाम वास्तव में गियासुद्दीन गाजी था, जो मुग़ल सल्तनत के दरबार में मुइन खान के स्थान पर शहर कोतवाल नियुक्त हुए थे। उनका कार्यकाल 8 मई से जुलाई तक ही था, क्योंकि इसके बाद 1857 का गदर हो गया और सभी लोग बिखर गए। समानांतर इतिहास यह बताता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत मुसलमानों को आंख बंद करके काटना शुरू किया, बेरहमी से काटना शुरू किया, बल्कि ढूंढ ढूंढ कर काटना शुरू किया। उस समय नेहरू सल्तनत लाल किले में रहने वाले सारे मुसलमान काट दिए गए थे। केवल मोइनुद्दीन खान तथा गियासुद्दीन गाजी अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। गियासुद्दीन गाजी ने नहर के किनारे एक स्लम एरिया कहा जा सकता है, उस एरिया में एक टेंट डालकर टेंट के अंदर रहना शुरू किया। वहाँ वैसे लोग अपना टेंट लगा कर रहते थे जो कहीं भी किराए का मकान नहीं ले सकते थे, उनकी औकात नहीं थी, इसलिए वैसे स्थान पर घर बनाकर वो रहने लगे। अब वो इस अनजान आदमी यानी गियासुद्दीन गाजी के बारे में
क्योंकि गयासुद्दीन गाजी हर सुबह और शाम टहलने ज़रूर निकलते थे, लोगों की नज़र बचा कर जाते थे और फिर आकर उसी टेंट में छिप जाते थे। अगल बगल के लोग इस अनजान व्यक्ति के बारे में बात करने लगे और फिर इन्हें उन लोगों ने नेहरू कह के पुकारना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे वे लोग गयासुद्दीन गाजी से भी खुल गए, तो गयासुद्दीन गाजी से भी वो उन्हें नेहरू ही कह के बात करते थे। यहाँ गयासुद्दीन गाजी ने बहुत चतुराई से अपना नाम बदलकर गंगाधर रख लिया और इस नेहरू टाइटल को उन्होंने कैरी किया, अपने साथ लेकर चले, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक था। और इस तरह गयासुद्दीन गाजी एक दिन गंगाधर नेहरू में बदल गए। अब वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब अपने परिचितों को संदेश भिजवाकर उन्हें अपने टेंट में बुलाकर गयासुद्दीन गाजी किसी खुफिया रास्ते का इंतज़ाम करता है जो उन्हें आगरा पहुंचा दे, क्योंकि आगरा में रहने वाले मुसलमानों पर अंग्रेज़ी हुकूमत का विश्वास बन गया था। एक दिन गाड़ी से जो ढकी हुई होती थी, बैलगाड़ी से, उनका सारा परिवार उस खुफिया रास्ते से आगरा के लिए निकल पड़ा, किंतु उस रास्ते में भी एक पुलिस चेक पोस्ट मिला जहाँ पहनावे ओढ़ावे से मुग़ल दिखने वाले हमारे दादाजी को रोक कर उन्होंने पूछा कि तुम कौन? तो इन्होंने बताया कि मैं कश्मीर से आया हुआ कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम गंगाधर नेहरू है और मैं अपने परिवार के साथ आगरा जा रहा हूँ अपने संबंधियों से मुलाकात करने। इस पर विश्वास करके उस ऑफिसर ने गाड़ी को आगे जाने दिया और यह समानांतर इतिहास आगरा पहुँच जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन गाजी यानी गंगाधर नेहरू के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ से कहानी शुरू होती है मोतीलाल नेहरू की, जिनकी पढ़ाई एक मदरसे में हुई थी और बाद में उनकी नौकरी हाई कोर्ट में लग गई एक ट्रांसलेटर के रूप में, क्योंकि पहले के सभी कागजात उर्दू में लिखे हुए थे जो अंग्रेज़ों की समझ में नहीं आते थे। इसलिए मोतीलाल नेहरू पहले उनका हिंदी अनुवाद करते थे और उसके बाद हिंदी से उनका अंग्रेज़ी अनुवाद होता था। इस तरह कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में आगरा से इलाहाबाद का ट्रांसफ़र हो जाता है। आगरा से हाई कोर्ट का, क्षमा कीजिएगा, आगरा से हाई कोर्ट का ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हो जाता है और उसी के साथ मोतीलाल नेहरू की कहानी भी इलाहाबाद पहुंचती है और इलाहाबाद के 7 मीरगंज इलाके में पहुंच जाती है। अब इस परिस्थिति में सही मामले में न तो ऑफिशियल हिस्ट्री यानी अधिकृत इतिहास तथा या फिर समानांतर इतिहास, दोनों ही में से किसी पर विश्वास करना कठिन है। दोनों की ही विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है। लेकिन
क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उनके दादाजी कोतवाल थे, इसलिए एक आत्मनिष्ठ वीर पुरुष, जिसे मैं वीर कहना ज़रूरी समझता हूँ, जिनका नाम विजय पटेल था, उन्होंने इसकी खोज शुरू की। किंतु पुलिस विभाग में जो भी कागजात मिले उस सब में जो ऑफिशियल हिस्ट्री था उसकी बातें सही निकली, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू रख दिया गया था तथा उन्हें ये मुग़ल सल्तनत में ये भी बना दिया गया था, पुलिस प्रमुख भी कोतवाल बना दिया गया था। किंतु इस कहानी से भी विजय पटेल संतुष्ट नहीं हुए। बाद में यह जानकारी मिलती है कि नेहरू जी ने बाद में पुलिस विभाग के कागजातों में करेक्शन करा दिया था, इसलिए वह इतिहास वहाँ उपलब्ध हुआ विजय जी को भी। अब विजय पटेल की यात्रा खोज करते हुए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया पहुंची, जहां की ढूंढते ढूंढते विजय पटेल को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिन पर संदेह करना कहीं से भी मुनासिब नहीं था, यह संदेह किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि श्री विजय पटेल जी को वहाँ वो दस्तावेज मिले जिसमें मुग़ल सल्तनत के आखिरी ऑफिसर्स का ब्यौरा एक एक पैरा में, एक एक पैराग्राफ में हर किसी का परिचय बताया गया है। उस लिस्ट में सैयद मुबारक शाह खान नाम का एक कोतवाल मिलता है, जिसकी नियुक्ति 8 मई को मोइनुद्दीन खान के स्थान पर हुई थी और उसके बाद 1857 का गदर छिड़ गया, जिसमें कि वहाँ के मुग़ल सल्तनत के कार्यालय में के सभी ऑफिसर्स काट दिए गए, मार दिए गए। केवल 2 आदमी यानी मोइनुद्दीन खान तथा सैयद मुबारक शाह खान जान बचाकर भागने में सफल हो गए, और बल्कि विजय पटेल साहब ने इन सब डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स करा करके अपने अकाउंट @विजय गजेरा, मैं रिपीट करता हूँ, @विजय गजेरा अकाउंट में उन्होंने ये सारी जानकारी अपलोड की है। उन्होंने 2 दस्तावेज ऐसे भी अपलोड किए हैं जो ये सैयद मुबारक शाह खान का बहैसियत कोतवाल ऑर्डर जारी किया गया है, लेकिन वे ऑर्डर उर्दू में है, इसलिए उन्हें समझना संभव नहीं है। ये प्रमाण बताते हैं, ये तथ्य बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू नहीं था और समानांतर कहानी के पात्र गियासुद्दीन गाजी भी नहीं था, बल्कि वो कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान थे।
और उन्होंने किसी तरह जान बचाकर भागने में अपने परिवार को लेकर भाग निकलने में सफल हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस विषय पर झूठ क्यों बोला गया, और यह भी कि फिर सवाल ये भी है कि इस झूठ को क्यों ढोया गया, इसे क्यों बने रहने दिया गया। इतिहासकारों ने इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया। इतिहासकार तो छोटी छोटी बातों का तूफान खड़ा कर देते हैं। यह तो प्रथम प्रधानमंत्री के वंश का सवाल था, और शायद यही कारण है कि जाति पूछे जाने पर राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। किंतु राहुल गांधी का पीछा इन सवालों से नहीं छूटेगा। ये सवाल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। भारत की जाति व्यवस्था की राजनीति में हाथ डालकर राहुल गांधी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, और अब ये सारे सवाल उनका पीछा करेंगे हर जगह हर समय। और कभी न कभी अंत में श्री राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि सत्य क्या है। क्या वे हिंदू हैं, क्या वे मुगल वंश के हैं। यह बात श्रीमान राहुल गांधी पर निर्भर करती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।